हेलो फ्रेंड्स, PYQ सीरीज़ में आज मैं जून 2010 का क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जनरल पेपर का। इसमें से देखने में आ रहा है कि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसलिए 2-4 साल के अंदर ही क्वेश्चन रिपीट्स हो रहे हैं, इसलिए आप प्लीज़ इस पर ध्यान देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर। एक अच्छे टीचर की सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी क्या है? तो यहाँ पर देखिए, एक टीचर के पर्सनल क्वालिटीज़ पे इम्पॉर्टेंस दिया जा रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हमने टिक किया है पंक्चुअलिटी एंड सिंसेरिटी, क्योंकि टीचर का पर्सनल क्वालिटी क्या होगा? पंक्चुअलिटी और सिंसेरिटी टीचर का है। कंटेंट मास्टरी भी है, तो ये स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में होगा कंटेंट मास्टरी एंड रिएक्टिव, ये भी स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में होगा कंटेंट मास्टरी एंड सोशियलिज्म, ये सोसाइटी और स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में होगा। लेकिन ये क्वेश्चन है कि एक गुड टीचर का पर्सनल क्या क्वालिटी होना चाहिए, तो इसमें ये आंसर होगा पंक्चुअलिटी एंड सिंसियरिटी। दूसरा है, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टीचर्स एडजस्टमेंट लाइज विथ। टीचर के एडजस्टमेंट में प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके साथ है, किसकी है? तो ये भी टीचर से रिलेटेड है और टीचर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे एडजस्ट करता है, इसलिए इसका आंसर होगा द टीचर हिमसेल्फ। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, प्रिंसिपल की भी नहीं है, ना ही कम्युनिटी की है, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई? टीचर की। अगला क्वेश्चन है, रिसर्च हैज़ शोन दैट द मोस्ट फ्रीक्वेंट सिम्टम ऑफ नर्वस इनस्टेबिलिटी अमंग टीचर इज। नर्वस इनस्टेबिलिटी टीचर का कब कब होता है और क्यों होता है, किस वजह से होता है? तो ऑप्शन है डाइजेस्टिव अपसेट्स, एक्सप्लोसिव बिहेवियर, फटीग एंड वरी। तो इसका सबसे जो नर्वस इनस्टेबिलिटी है वो बिहेवियर से जुड़ा हुआ होता है, तो इसका आंसर होता है एक्सप्लोसिव बिहेवियर। आंसर का ऑप्शन बी। अब अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Syllabus is an annexure to curriculum. Curriculum is same in all the educational institutions. Curriculum includes both formal and informal education. Curriculum does not include method of evaluation. ये क्वेश्चन पहले भी 2 बार आ चुका है, 2004 से हम देख रहे हैं ये क्वेश्चंस, तो इसमें 2 बार आ चुका है 2010 के बीच में, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। पहला है कि सिलेबस करिकुलम का एक हिस्सा है, जो कि सही है। करिकुलम सभी इंस्टीट्यूशंस का, जितना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है सबका एक नहीं होता है। करिकुलम इंक्लूड्स फॉर्मल एजुकेशन, बोथ इनफॉर्मल एजुकेशन तो हमको कहीं से भी मिल जाता है, वो करिकुलम में नहीं बंधा होता है। उसके बाद है, करिकुलम डज नॉट इंक्लूड मेथड ऑफ इवेल्युएशन, ऐसा नहीं है, करिकुलम में सारे चीज़ आता है, तो इसका आंसर होगा कि सिलेबस इज़ एन एनेक्शर टू द करिकुलम। करिकुलम का एक हिस्सा है सिलेबस। अगला क्वेश्चन है, A successful teacher is one who is। एक सक्सेसफुल टीचर कौन है? इस साल क्वेश्चन में टीचर के बारे में बहुत सारा है, तो सक्सेसफुल टीचर किसको कहेंगे? जो कंपैशनेट हो और डिसिप्लिनेरियन हो, या क्वाइट हो और रिएक्टिव हो, या टॉलरेंट हो, या एंड डोमिनेटिंग हो, और पैसिव हो या एक्टिव हो, दोनों एक साथ पूछ रहा है। तो इसका आंसर है कि जो सक्सेसफुल टीचर वही होगा जो कि कंपैशनेट हो। कंपैशनेट का मतलब है बच्चों के प्रति एम्पैथी रखता हो, और डिसिप्लिन तो टीचर में होना ज़रूरी है, तो डिसिप्लिनेरियन भी होना है, तो इसका आंसर होगा ए। एक्शन रिसर्च मीन्स, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन रिसर्च मीन्स, एक्शन रिसर्च का मतलब क्या होता है? पहला है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होता है? वह रिसर्च होता है जिसमें कि एक सब्जेक्ट के बारे में डेटा बहुत दिनों तक इकट्ठा किया जाता है, सालों साल, 10 साल तक किसी को स्टडी जब हम करते हैं ना, तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च करते हैं। एंड अप्लाइड रिसर्च, जिसमें कि हम जिसको अप्लाई करके यूज़ करते हैं। अप्लाइड रिसर्च मतलब कि जिसको अप्लाई किया जाता है। ए रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम और ए रिसर्च विथ सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो एक्शन रिसर्च जो है
वो क्लासरूम में टीचर के द्वारा किया जाता है किसी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को लेट आने की आदत हो बहुत, तो कुछ स्टूडेंट्स लेट हमेशा आते हैं। अब उसको सुधारने के लिए जो वो मेथड लगाएगा उसे हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। तो इसको कहते हैं इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नंबर 7, ए कॉमन टेस्ट इन रिसर्च डिमांड्स मच प्रायोरिटी ऑन। एक अच्छे टेस्ट का क्या क्या क्वालिटी होता है? तो रिलायबिलिटी होता है, व यूजेबिलिटी होता है, ऑब्जेक्टिविटी होता है। तो ये सारी चीज़ें कॉमन टेस्ट जो होता है रिसर्च का उसमें होना ज़रूरी होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस? रिसर्च प्रोसेस को शुरू करने का फर्स्ट स्टेप कौन सा है? पहला, सर्चिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट द प्रॉब्लम। दूसरा है सर्वे टू रिलेटेड लिटरेचर, ये तो बाद का स्टेप है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, फिर सर्चिंग फॉर सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो रिसर्च जब भी हम शुरू करते हैं तो किसी प्रॉब्लम को लेकर उस पर रिसर्च करते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या है कि पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। उसके बाद के स्टेप्स होते हैं कि हम उसके रिलेटेड लिटरेचर लिखें या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट द प्रॉब्लम खोजें या उसका सॉल्यूशन खोजें। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व शुड बी पॉजिटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यूड का क्या मतलब होगा? कि वो राइट हैंड साइड में ज़्यादा स्क्यूड होगा, इस टाइप का होगा, इधर ज़्यादा होगा। नेगेटिवली स्क्यूड जो होगा वो इधर ज़्यादा स्क्यूड होगा, लेफ्ट हैंड साइड में। लेप्टोकर्टिक क्या होता है? लेप्टोकर्टिक होता है जो कि पीक्ड होता है। और अगला है जीरो स्क्यूड। जीरो स्क्यूड ही नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का होता है, जो कि दोनों तरफ इक्वल स्क्यूनेस होता है और वो बेल शेप्ड का होता है। अगला क्वेश्चन है, इफ अ रिसर्चर कंडक्ट्स ए रिसर्च ऑन फाइंडिंग आउट विच administrative style contributes more to institutional effectiveness, वो किस रिसर्च का ये एग्जाम्पल है जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस के ऊपर? तो इसका आंसर है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में इमीडिएट एक्शन लेते हैं तो इसका इफेक्ट भी तुरंत दिखता है, तो इसका आंसर हुआ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च पे 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा है कि इन कम्युनिकेशन, अगला क्वेश्चन है, इन कम्युनिकेशन ए मेजर बैरियर टू रिसेप्शन ऑफ ए मैसेज इज। इन कम्युनिकेशन अ मेजर बैरियर टू रिसेप्शन ऑफ ए मैसेज इज। कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा बैरियर क्या होता है कम्युनिकेशन को रिसीव करने में? तो है पहला ऑडियंस एटीट्यूड। रिसेप्टर कौन है? ऑडियंस है। ऑडियंस नॉलेज, ऑडियंस एजुकेशन एंड ऑडियंस इनकम। तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि उसका एटीट्यूड सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि वो मैसेज सही से रिसीव कर रहा है कि नहीं। बहुत बार आप देखते हैं कि आप कुछ सोचते रहते हैं, कोई पूछता है तो आप उसको हाँ बोल देते हैं जहाँ ना बोलना होता है। तो इससे क्या होता है कि आप ऑक्यूपाइड होते हैं या कुछ सोच रहे होते हैं, या आपकी रिसीवर जो है उसको हो सकता है कोई चिंता हो जिससे पूछा जा रहा है, और रिसीवर हुआ कोई पूछने वाला जो जिससे पूछ रहा है तो उसको कुछ चिंता हो, कुछ उसके एक्सपेक्टेशंस हो, उसका माइंड प्री ऑक्यूपाइड हो, उसको फिजिकल प्रॉब्लम हो, कुछ डिसेबिलिटी हो फिजिकल कि सुनाई नहीं पड़ रहा है जो भेजा जा रहा है मैसेज। दूसरा ये भी हो सकता है कि सेंडर जो है उसको भी कुछ प्रॉब्लम हो। तो इसको बैरियर कौन है रिसेप्शन ऑफ मैसेज में? ऑडियंस का एटीट्यूड। तो इसका आंसर होगा ऑडियंस एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 13, पोस्ट
मॉडर्निज्म इज एसोसिएटेड विथ, ये क्या चीज़ से जुड़ा हुआ है? पोस्ट मॉडर्निज्म इज एसोसिएटेड विथ ये किससे जुड़ा हुआ है? तो इस न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टीवी। तो इसका आंसर है मैगजीन्स। ये कहता है कि इसमें क्या है, टीवी, इसमें सारे लोग का विचार। पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या है कि अब नया विचार जो आया है, तो उसमें जो पहले सब कोई गलत समझते थे वो अब हो सकता है कि अब गलत ना हो। तो इसका आंसर होगा मैगजीन्स। जैसे बहुत लोग चोरी करना गलत मानते हैं, अब नया कॉन्सेप्ट मॉडर्निज्म जो हो गया, पोस्ट मॉडर्निज्म हो गया, इसमें स्टीलिंग को ये लोग गलत नहीं मानते, सब पीपल इसको नेगेटिव नहीं मानते। बहुत सारी चीज़ें आज आ रही हैं ज़माने में, या जिसको हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो पहले गलत माना जाता था। अगला है डाइडेक्टिक। डाइडेक्टिक कम्युनिकेशन इज। डाइडेक्टिक क्या होता है? ये टीचिंग मेथड है जिसमें कि एक कंसिस्टेंट चला रहा है स्टाइल पढ़ाने का, स्टूडेंट्स को एंगेज करने का। इसमें क्या है कि एजुकेशन को पूरा समझा देना है, सिखा देना है। तो इसका आंसर क्या है? डाइडेक्टिक कम्युनिकेशन इज इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल में अपने आप के अंदर होता है, इंटरपर्सनल में एक व्यक्ति दूसरे को देता है। तो ये क्या है? एक तरह की शिक्षा है जो कि इंस्ट्रक्शन और एजुकेशन, मैंने इस तरह से इंस्ट्रक्शन देना है कि उसको पूरा समझा देना है, ट्रांसमिशन करना है, स्पेसिफिक लर्निंग कॉन्टेक्स्ट को बच्चों तक पहुंचा देना है। तो ये इंटरपर्सनल हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल भी नहीं हुआ, रिलेशनल नहीं, बल्कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा को दिया गया है। इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज। कम्युनिकेशन में लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज नॉन वर्बल कोड नहीं। लैंग्वेज नॉन वर्बल में क्या होता है? हम अपने जेस्चर्स और इशारा और आँख के ब्लिंक से देते हैं, मतलब मैसेज। तो कम्युनिकेशन में लैंग्वेज क्या है? वर्बल कोड। सिंबॉलिक भी नहीं है लैंग्वेज और आइकनिक भी नहीं है, तो ये वर्बल कोड है। वर्बल कोड से हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअल को एक्सप्रेशन देना होता है, अपने फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को और अपने कंसर्न्स को वो बोल के बताते हैं। जैसे जैसे वो मैच्योर करते हैं तो उनका कम्युनिकेशन बढ़ता जाता है। तो कम्युनिकेशन इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज़ वर्बल कोड। जैसे जैसे मैच्योर होते हैं वो अपने एक्सप्रेशंस को ज़्यादा क्लियरली बता सकते हैं। तो लैंग्वेज से वर्बल कोड, कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज़ वर्बल कोड। इसमें है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। पहला है सोर्स, चैनल, मैसेज, रिसीवर। दूसरा है सोर्स, रिसीवर, चैनल, मैसेज। तीसरा है सोर्स, मैसेज, रिसीवर, चैनल। चौथा है सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर। तो इसमें क्या है? इसका आंसर होगा डी। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि सोर्स क्या है? वो मैसेज प्रोड्यूस किया, इंफॉर्मेशन सोर्स जो भी है वो मैसेज प्रोड्यूस किया। अब ट्रांसमीटर क्या किया कि वो मैसेज को एनकोड किया और इसको सिग्नल में डाला। फिर चैनल क्या किया? उसको मैसेज आ गया, सोर्स से मैसेज आया, प्रोड्यूस हुआ, और ट्रांसमीटर से ये मैसेज बन गया। अब ये मैसेज क्या है? इस चैनल ने मैसेज को अडॉप्ट किया, सिग्नल को अडॉप्ट किया और उसको ट्रांसमिट किया। अब रिसीवर जो है वो इसको डिकोड करके मैसेज को ग्रहण किया। तो ये डेस्टिनेशन हो गया जहाँ पर मैसेज पहुँचा। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा सोर्स, जो कि इंफॉर्मेशन या मैसेज क्रिएट करेगा, मैसेज ट्रांसमीटर इसको मैसेज बना के चैनल के थ्रू रिसीवर तक पहुँचाएगा। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? पहला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड चौथा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है।
कंप्यूटर का। इसमें से कौन सा डिफरेंट है अदर मेंबर्स से? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स? पहला गूगल, दूसरा विंडोज़, ये लाइनक्स एंड डी मैक। तो ये एक साइट हो जाता है गूगल, इसलिए गूगल बाकी सबसे अलग हो जाता है। वेयर डज ए कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर इट्स डेटा? कहाँ ये अपना डेटा को ऐड करता है कंप्यूटर और कंपेयर करता है? मेमोरी में नहीं, फ्लॉपी डिस्क नहीं, हार्ड डिस्क नहीं, ये सीपीयू में होता है। ये काम सीपीयू में होता है, बिना सीपीयू के कंप्यूटर चलता नहीं है। कंप्यूटर ऑन एन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय कंप्यूटर